नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 37 करोड़ 73 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.22% हुई। कल एक दिन में 37,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि। बिहार में आज से 10वीं कक्षा से ऊपर के सभी शैक्षणिक संस्थान 50% उपस्थिति के साथ खुले। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज ओडिशा के पुरी में शुरू। असम विधानसभा का बजट सत्र आज से गुवाहाटी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से कल बात करेंगे। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी पंजाब 21 वर्ष बाद करेगा। इटली ने यूरो कप फुटबॉल 2020 का खिताब इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अपने नाम किया। नोवाक जोकोविच ने इटली के मात्तेओ बेरेटिनी को हराकर छठी बार विंबलडन टेनिस का खिताब जीता। और महिला क्रिकेट में भारत ने दूसरे ट्वेंटी मैच में इंग्लैंड को 8 रन से हराकर श्रृंखला 1-1 से बराबर की। दोपहर समाचार में नई मख्तर के साथ मैं कनकलता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि वे टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 37 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 12,35,000 से अधिक टीके लगाए गए। कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.22% हो गई है। कल 39,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। महामारी से अब तक 3 करोड़ से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 37,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या 4,50,000 रह गई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे 2.32% और दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.59% है, जो कि लगातार 21वें दिन 3% से भी कम है। पिछले 24 घंटे में 724 मरीजों की संक्रमण से मौत हुई है। अब तक 4,08,764 लोगों की मृत्यु हुई है। अब तक 43 करोड़ 23 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 14,32,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 38 करोड़ 86 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। इनमें से 1 करोड़ 54 लाख टीके उनके पास शेष हैं। 63,84,000 से अधिक और टीके जल्द ही उन्हें मिल जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वो देश भर में टीकाकरण अभियान को और तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार व्यापक टीकाकरण अभियान के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार कोविड का व्यापक टीकाकरण कराकर लोगों को सुरक्षा कवच उपलब्ध करा रही है। वो कल गांधीनगर और अहमदाबाद में 244 करोड़ की लागत से बनने वाली विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान में प्रति 10 लाख पर सर्वाधिक पंजीकरण कराकर गुजरात देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने इलाके में प्रत्येक व्यक्ति का टीकाकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कार्यकर्ताओं से टीके के विरुद्ध संदेह और अफवाहों के खिलाफ भी अभियान चलाया। तेलंगाना के राज्यपाल डॉ तमिलिसाई सौंदरराजन ने जनजातीय समुदाय में 100% टीकाकरण को बढ़ावा देने और टीका लगवाने में उनकी हिचकिचाहट को दूर करने का आह्वान किया है। डॉ सौंदरराजन ने राज्य के रंगारेड्डी जिले के माहेश्वरम ब्लॉक में एक जनजातीय निवास स्थल केसी ठांडा में आज सुबह कोविड रोधी टीके की दूसरी डोज लगवाई। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों से जनजातीय लोगों को 100% टीका लगाने के लिए विशेष उपाय करने को कहा। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर ऐसी मिथ्याएं हैं कि इससे बच्चों का पालन पोषण करने में महिलाओं को समस्याएं आती हैं।
विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि टीका लगवाने से ऐसी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। एम्स भुवनेश्वर की निदेशक डॉक्टर गीतांजलि ने बताया है कि टीके सुरक्षित हैं। उन्होंने महिलाओं से टीका लगवाने का आग्रह किया। The vaccines are safe for women who are breastfeeding or lactating, and so women who are breastfeeding should not hesitate to take the vaccine. So please go ahead and take the vaccine whether you are lactating or breastfeeding, because it is very safe. So you should not hesitate to do this. डॉक्टर गीतांजलि ने ये भी बताया कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी वैक्सीन सुरक्षित है। There is no evidence to support that vaccines in any way hamper child-rearing capacity. The COVID-19 vaccines which are being given in India are safe, and I would urge every woman in her child-bearing age group to please come forward and take the vaccine without feeling any hesitancy on their part. बिहार में आज से 10वीं कक्षा के ऊपर के सभी शिक्षा संस्थान खुल गए हैं। अभी 50% छात्रों की उपस्थिति की अनुमति दी गई है। तकनीकी और व्यावसायिक कॉलेजों सहित उच्च शिक्षा संस्थानों में 50% छात्रों के साथ ऑफलाइन पढ़ाई शुरू की गई है। कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑफलाइन पढ़ाई के लिए कक्षाएं 15 अप्रैल से स्थगित कर दी गई थीं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार क्लासरूम को सैनिटाइज करने, थर्मल स्कैनर और पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। 50% बच्चों को ही एक दिन के अंतराल पर स्कूल आने की अनुमति दी गई है। कोचिंग संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे। वैसे शैक्षणिक संस्थान जहां छात्रों की संख्या अधिक है, उन्हें 2 पालियों में संचालित करने का निर्देश दिया गया है। प्रैक्टिकल क्लास के लिए एक दिन में 50% छात्रों को ही बुलाया जाएगा। संस्थानों को कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। इस बीच शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि कोविड संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में रही तो 10वीं से नीचे की कक्षाओं का भी शीघ्र संचालन शुरू किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि कॉलेज परिसरों में कोविड से बचने के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर अश्वत्थ नारायण ने कहा है कि विद्यार्थियों और व्याख्याताओं को कोविड टीका लगने के बाद ही उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला किया जाएगा। हुबली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कक्षाओं को खोलने की सभी तैयारियां की जा रही हैं। डॉक्टर नारायण ने कहा कि कोविड की तीसरी संभावित लहर से निपटने के एहतियाती उपायों के मद्देनजर चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि राज्य भर में आईसीयू बिस्तरों की संख्या बढ़ाकर 6000 कर दी गई है और डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। 2000 डॉक्टरों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 90131515
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि संसद के दोनों सदनों का मानसून सत्र इस महीने की 19 तारीख से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा और लोकसभा का सत्र अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। आज नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि आने वाले सत्र में 19 बैठकें होंगी। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान दोनों सदनों की बैठक सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बैठक के दौरान कोविड अनुरूप व्यवहार का कड़ाई से पालन किया जाएगा। उन्होंने सभी पार्टी के सदस्यों से संसद को निर्बाध रूप से चलाने के लिए समर्थन मांगा है। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से चर्चा में भाग लेने की अपील की। हमारी कोशिश है सदन में व्यापक चर्चा हो, विचार विमर्श हो, तर्क हो, ताकि हम सदन के माध्यम से देश की जनता का अधिकतम कल्याण कर सके, उनके बुनियादी मुद्दों को समाधान कर सके। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज एयर इंडिया के कर्मचारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंत्री को विस्तार से बताया। विनिवेश के लिए बाध्य एयर इंडिया देश के विभिन्न हिस्सों में वाणिज्यिक और आवासीय अचल संपत्तियों को बेचकर 300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री के रूप में पदभार संभाल लिया है। मंत्रालय में सचिव आरपी गुप्ता और वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। पदभार संभालने से पहले श्री चौबे ने मंत्रालय परिसर में पौधा लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्ष में पर्यावरण मंत्रालय ने कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं और उनकी प्राथमिकता वन क्षेत्र का और विस्तार करना है। असम विधानसभा का बजट सत्र आज गुवाहाटी के दिसपुर में शुरू हुआ। विपक्षी पार्टियों के बढ़ते मूल्यों पर स्थगन प्रस्ताव लाने से विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत डिमरी द्वारा इनकार किए जाने पर विपक्षी दल के सदस्य सदन से बाहर चले गए। कांग्रेस और एआईयूडीएफ सहित विपक्षी पार्टियों ने नारे लगाए और तख्तियां दिखाईं। इस बीच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि संवैधानिक दायरे में सरकार उग्रवादी गुटों से शांति वार्ता करने को तैयार है। एक लिखित उत्तर में श्री शर्मा ने उल्फा से बातचीत के माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान करने की इच्छा जताई। श्री शर्मा के पास गृह मंत्रालय भी है। उन्होंने उल्फा के प्रमुख परेश बरुआ से शांति वार्ता के लिए आगे आने की अपील की। तमिलनाडु में सिने स्टार रजनीकांत ने आज अपनी पार्टी रजनी मक्कल मनराम भंग कर दी है। उन्होंने पार्टी सदस्यों की बैठक बुलाई और चर्चा की। उन्होंने कहा कि वो स्वास्थ्य कारणों से राजनीति में प्रवेश नहीं कर सकते और पार्टी भंग करना चाहते हैं। उनका निर्णय पार्टी पदाधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। बाद में उन्होंने कहा कि उसके समर्थक कल्याणकारी गतिविधियों को जारी रख सकते हैं। पिछले सप्ताह वो मेडिकल जांच के लिए अमेरिका गए हुए थे और 2 सप्ताह बाद वापस आए। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में आज सर्वदलीय बैठक आयोजित हुई। इसमें मेकेदातु मुद्दे पर केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपने पर सर्वसम्मति से सहमति बनी। सर्वदलीय बैठक में 3 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें कावेरी नदी पर मेकेदातु बांध बनाने से कर्नाटक को रोकने के लिए कानूनी उपाय करने की मांग की गई। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि कर्नाटक को जल बंटवारे के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले को लागू करना चाहिए। साथ ही बांध बनाने जैसी किसी भी निर्माण गतिविधि को करने से पहले बातचीत करनी चाहिए। राजस्थान में कल विभिन्न स्थानों पर बिजली गिरने से 22 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में आमेर के किले के वॉच टावर पर बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हुई और अनेक घायल हुए। पुलिस ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग आमेर के निकट वॉच टावर पर पिकनिक मनाने के लिए एकत्र हुए थे। राज्य आपदा मोचन बल, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमों ने 29 लोगों को बचाया। कोटा जिले के कनवास गांव में 4 बच्चों और धौलपुर जिले के कुडन्ना गांव में 3 बच्चों की बिजली गिरने से मृत्यु हो गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों में बिजली गिरने से हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने मरने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन दुर्घटनाओं पर शोक व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जा रही है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देश दुनिया में सबसे पुरानी है, जिसका वर्णन ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और कपिला संहिता में पाया जाता है। वार्षिक उत्सव हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा पुरी के शारदाबाली के पास गुंडिचा मंदिर पहुंचेगी। आज रथ यात्रा के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज दोपहर गजपति महाराज दिव्य सिंह देव के द्वारा छेरा पहरा रस्म के साथ प्रभु श्री जगन्नाथ, उनके बड़े भाई श्री बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा अपने अपने रथ में विराजमान होंगे और फिर सेवाओं के द्वारा रथ खींचे जाएंगे। आमतौर पर हजारों भक्तों के द्वारा रथ खींचे जाते हैं, लेकिन इस बार कोविड महामारी के चलते यह कार्य सेवाओं के द्वारा किया जा रहा है। इस बार पूरी रथ यात्रा में प्रत्यक्ष रूप में जो करीब 8,000 लोग शामिल हो रहे हैं, उन सब का कोविड परीक्षण कर लिया गया है। लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से पुरी में कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की भीड़ इकट्ठा न हो पाए। हालांकि देवताओं के लाखों भक्त छोटे पर्दे पर उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। भुवनेश्वर से आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश चंद्र दास। गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 144वीं रथ यात्रा दोपहर से पहले मंदिर पहुंच गई। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच रथ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई। सूत्रों के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण रथ यात्रा के 19 किलोमीटर के पारंपरिक मार्ग पर लोगों को एकत्र नहीं होने दिया गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि रथ यात्रा के लिए दिन के 2 बजे तक लगाया गया कर्फ्यू तीनों रथों के जमालपुर में मंदिर लौटने के बाद सुबह 11:30 बजे से ही हटा लिया गया। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि रथ यात्रा शुरू होने से पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज तड़के मंगला आरती में भाग लिया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने तीनों रथों के आगे सोने की झाड़ू से रास्ते को बुहार कर पाहिंद विधि पूर्ण की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने रथ यात्रा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी के कटक केंद्र से पूरी रथ यात्रा का आंखों देखा हाल 11:10 से 12 बजे तक प्रसारित किया गया। दिन के 3:10 से शाम 4 बजे तक इसका आगे प्रसारण होगा। इसे आकाशवाणी दिल्ली से इंद्रप्रस्थ और यूट्यूब चैनल AIR लाइव न्यूज पर भी सुना जा सकता है। यह आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 37 करोड़ 73 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.22% हुई। कल एक दिन में 37,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि। बिहार में आज से 10वीं कक्षा से ऊपर के सभी शैक्षणिक संस्थान 50% उपस्थिति के साथ खुले। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज ओडिशा के पुरी में शुरू। असम विधानसभा का बजट सत्र आज से गुवाहाटी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से कल बात करेंगे। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी पंजाब 21 वर्ष बाद करेगा। इटली ने यूरो कप फुटबॉल 2020 का खिताब इंग्लैंड को पेनल्टी शूट आउट में हराकर अपने नाम किया। नोवाक जोकोविच ने इटली के मातियो बेरेटिनी को हराकर 6ठी बार विंबलडन टेनिस खिताब जीता। और महिला क्रिकेट में भारत ने दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड को 8 रन से हराकर श्रृंखला 1-1 से बराबर की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वर्चुअल बातचीत करेंगे। पिछले महीने श्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की तैयारियों की समीक्षा की थी। समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री को कोविड महामारी के बीच खिलाड़ियों के निर्बाध प्रशिक्षण, ओलंपिक कोटा हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी, खिलाड़ियों के कोविड टीकाकरण और उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे सहयोग की जानकारी दी गई। पिछले महीने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे आने की अपील की थी। खिलाड़ियों के संघर्ष और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था, हमारे खिलाड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। साथियों, ऐसे तो अनगिनत नाम है, लेकिन मन की बात में मैं आज कुछ ही नामों का जिक्र कर पाया हूँ। टोक्यो जा रहे हर खिलाड़ी का अपना संघर्ष रहा है, बरसों की मेहनत रही है। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं जा रहे, बल्कि देश के लिए जा रहे हैं। इन खिलाड़ियों को भारत का गौरव भी बढ़ाना है और लोगों का दिल भी जीतना है। और इसलिए मेरे देशवासियों में आपको भी एक सलाह देना चाहता, हमें जाने अनजाने में भी हमारे इन खिलाड़ियों पर दबाव नहीं बनाना, बल्कि खुले मन से इनका साथ देना है। हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाना। सोशल मीडिया पर आप #Cheer4India के साथ अपने इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे सकते हैं। कल आयोजित होने वाले वर्चुअल कार्यक्रम में युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक और विधि मंत्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित रहेंगे। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी 21 साल बाद पंजाब के किसी खिलाड़ी को मिली है। पंजाब के पुलिस उप अधीक्षक मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व करेंगे। वे भारतीय दल के ध्वज वाहक भी होंगे। पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरमीत सोढ़ी ने बताया कि मनप्रीत सिंह के अलावा पुरुषों की ओलंपिक हॉकी टीम के लिए पंजाब से हरमनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, हार्दिक सिंह, शमशेर सिंह, दिलप्रीत सिंह, गुरजंत सिंह और मनदीप सिंह ने क्वालीफाई किया है। उन्होंने बताया कि ओलंपिक के लिए महिला हॉकी टीम में पंजाब की गुरजीत कौर भी हैं। टोक्यो ओलंपिक शुरू होने में अब 11 दिन बचे हैं। इस सिलसिले में आकाशवाणी समाचार की ओर से हम आपको 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग की महिला पहलवान सोनम मलिक के हरियाणा के एक छोटे से गांव से ओलंपिक तक के सफर के बारे में बता रहे हैं। सोनम मलिक का जन्म सोनीपत के मदीना गांव में 15 अप्रैल 2002 को हुआ था। सोनम ने राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक और अंतर्राष्ट्रीय कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां उनके पिता और चचेरे भाई पहलवान थे। उन्होंने गांव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल परिसर में कोच अजमेर मलिक के मार्गनिर्देशन में प्रशिक्षण लिया। 2017 और 2019 में 2 स्वर्ण पदक हासिल करना उनके कैरियर की बड़ी उपलब्धि रही। आरंभ में उनके कोच उन्हें 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन सोनम की क्षमता को देखते हुए योजना में अचानक बदलाव किया गया। सोनम को 2016 के रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी को पराजित करने में लंबा समय नहीं लगा। जनवरी 2020 में वे एक समय साक्षी से पिछड़ रही थी, लेकिन अंतिम क्षणों में उन्होंने जीत हासिल की। सोनम ने साक्षी को 1 या 2 बार नहीं बल्कि लगातार 4 बार मात दी। इस सफलता ने उन्हें 62 किलोग्राम भार श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ महिला पहलवान घोषित कर दिया। टोक्यो ओलंपिक के लिए उन्हें दावेदार माना जा रहा है। विजय लक्ष्मी का सूचिया, स्पोर्ट्स डेस्क। आकाशवाणी समाचार के विशेष ओलंपिक क्विज को पूरे देश में भारी समर्थन मिल रहा है। इस क्विज में भाग लेने के लिए सुनते रहिए रोज शाम स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम।
चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। इटली ने यूरो कप फुटबॉल 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। कल रात फाइनल में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर इटली ने मुकाबला जीत लिया। इससे पहले 90 मिनट के खेल की समाप्ति पर दोनों ही टीमें 1-1 की बराबरी पर रहीं, जिसके बाद फैसला पेनल्टी शूटआउट से किया गया। इटली के गोलकीपर गियानलुइगी डोनारुमा पेनल्टी शूटआउट के नायक के रूप में उभरे। विश्व वरीयता क्रम में पहले नंबर के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 20वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिया है। यह उनका छठा विंबलडन टेनिस खिताब है। कल रात 3 घंटे 24 मिनट तक चले पुरुष सिंगल्स फाइनल में उन्होंने 7वीं वरीयता प्राप्त इटली के मातेओ बेरेतिनी को 6-7, 6-4, 6-4, 6-3 से हराया। महिला क्रिकेट में भारत ने कल एक होम में रोमांचक मैच में मेजबान इंग्लैंड को 8 रन से हराकर 2020 श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली। शुक्रवार को 3 मैचों की श्रृंखला के पहले 2020 मैच में मेजबान टीम ने नॉर्थम्पटन में वर्षा बाधित मैच में भारत को डकर्थ लुइस नियम के तहत 18 रन से हरा दिया था। तीसरा और अंतिम 2020 मैच इस महीने की 14 तारीख को चेम्सफोर्ड में खेला जाएगा। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है बिमल रॉय को। हिंदी फिल्मों के यथार्थवादी युग की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है बिमल रॉय का, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को 2 बीघा जमीन, परिणीता, बिराज बहू, मधुमती, सुजाता, बंदनी जैसी सामाजिक विचारधारा की फिल्में देकर जनमानस में क्रांति ला दी। आज 12 जुलाई है और जन्मदिन है हिंदी और बांग्ला सिनेमा के दार्शनिक निर्माता निर्देशक बिमल रॉय का। बहुमुखी प्रतिभा के धनी बिमल रॉय का जन्म 1909 में पूर्वी बंगाल के ढाका में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। बिमल रॉय को विशेष रूप से उनके यथार्थवादी चित्रण के लिए जाना जाता है। उनकी यही विशेषता उन्हें अन्य निर्देशकों से अलग बनाती है। अपनी हर फिल्म में वे कुछ न कुछ ऐसा नया कर देते हैं जो सभी को चौंका देता है। यही कारण है कि उन्हें 4 बार उनकी फिल्मों के लिए और 7 बार निर्देशन के लिए 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। बिमल रॉय को 1953 में 2 बीघा जमीन के लिए कान फिल्म महोत्सव के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने का भी गौरव प्राप्त है। उनकी प्रतिभा का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 1958 में बनी उनकी फिल्म मधुमती को 9 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। फिल्म दुनिया का ये बेताज बादशाह अपने चाहने वालों को 8 जनवरी 1966 को अलविदा कह गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया सूनेपन की एक अनवरत गूंज जो आज तक भी अपने बिमलदा को पुकार रही है। फिर राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 37 करोड़ 73 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.22% हुई। कल एक दिन में 37,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि। बिहार में आज से 10वीं कक्षा से ऊपर के सभी शैक्षणिक संस्थान 50% उपस्थिति के साथ खुले। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज ओडिशा के पुरी में शुरू। असम विधानसभा का बजट सत्र आज से गुवाहाटी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से कल बात करेंगे। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी पंजाब 21 वर्ष बाद करेगा।
इटली ने यूरो कप फुटबॉल 2020 का खिताब इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अपने नाम किया और महिला क्रिकेट में भारत ने दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड को 8 रन से हराकर श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।